Hello students, today we are going to discuss the first unit of pharmaceutical jurisprudence, that is Drug and Cosmetic Act 1940 and Rule 1945. आप अपने सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये जो यूनिट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाते हैं। सो आई एम 100% श्योर आप इस वीडियो को जब एंड तक देखोगे तो आपके जितने भी बेसिक होंगे इस यूनिट से रिलेटेड वो सारे बेसिक क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के। हम आज डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, देन सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। जब आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ोगे तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज रिपीटेडली आपको सुनने को मिलेंगी, तो उनकी हमें डेफिनेशंस जाननी है एंड देन शेड्यूल टू द एक्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसको टोटल 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। चैप्टर 2 आपको बताता है रिगार्डिंग रेगुलेटरी बॉडी जैसे DTAB यानी कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, CDL यानी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड DCC यानी ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। चैप्टर 4 में सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। चैप्टर 4A में प्रोविजन रिलेटेड टू आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग यानी कि ट्रेडिशनल ड्रग की किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसके सारे जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ पे मेंशन है, चैप्टर 4A में मेंशन है। एंड चैप्टर 5 इज ऑल अबाउट मिसलेनियस थिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 क्यों बनाया गया था? तो इसको बनाने का रीज़न ये था कि इस एक्ट के आने से पहले कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं था, कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से करना चाहिए, कौन कौन से चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, कौन ऑथराइज्ड पर्सन है जो ड्रग को मैन्युफैक्चर कर सकता है, कौन ऑथराइज्ड पर्सन इसको सेल कर सकता है, इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो इस तरीके का कोई भी प्रोविजंस नहीं थे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1930 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी का फॉर्मेशन किया और उस ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने अपने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन लोगों ने गाइडलाइंस सेट करी और उनके सजेशन के बेसिस पे फाइनली 1940 को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया। इस एक्ट के आने से पहले बहुत सारे लोग जो खुद को वैद हकीम समझ करके कोई भी ड्रग प्रिस्क्राइब कर देते थे, जिसकी वजह से लोगों को के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता था, उनको फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता था और बहुत सारे केसेस में तो पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती थी। सो ये था मेन रीज़न ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को लागू करने का इंडिया में। और बिकॉज ऑफ दिस एक्ट हमारे कंट्री में आज भी इसका इतना स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है, इतने स्ट्रॉन्ग रूल रेगुलेशन है कि उन सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो किए बिना कोई भी पर्सन ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, उसका सेल नहीं कर सकता, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। Now, what is the difference between Drug and Cosmetic Act and Drug and Cosmetic Rule? एक्ट आपका 1940 में बना है और जो रूल आया वो कब आया, 1945 में। तो डिफरेंस क्या है एक्ट और रूल में? एक्ट का मतलब होता है व्हाट टू रेगुलेट एंड रूल का मतलब होता है हाउ टू रेगुलेट। यानी कि एक्ट आपको बताता है कि किसी भी नियम को लागू करना है और रूल बताता है कि उस नियम को कैसे लागू करना है। जैसे कि एक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक्ट में आपको देखने को मिले जो एक्ट है वो बताता है जैसे पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर के पास क्या क्या पावर होती हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, कौन क्या गलती होने पे कैसी पेनाल्टी लगनी चाहिए, कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज़ होंगी जो रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होंगी इन सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करने के लिए। एंड रूल क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, रूल कंटेन करता है शेड्यूल्स। शेड्यूल्स यानी कि लिस्ट ऑफ वो चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो करके ही ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उनका इम्पोर्ट, उनका सेल और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल जब पढ़ोगे तो उसमें है शेड्यूल M। शेड्यूल M इज़ ऑल अबाउट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि आपको अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो जितनी भी उसमें गाइडलाइन मेंशन है वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही आपको ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। कैसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस एरिया का जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कौन कौन से इक्विपमेंट्स आप यूज़ करोगे, कैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन होनी चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंशन है शेड्यूल M में। नो ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या ऑब्जेक्टिव था ड्रग एंड कॉस्मेटिक
एक्ट को लाने का। तो ये जो एक्ट था वो एग्जैक्टली पास हुआ था ऑन 10 अप्रैल 1940 को विद द मेन ऑब्जेक्ट टू कंट्रोल ओवर द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। यानी कि कोई भी ड्रग जो इम्पोर्ट हो रही है किसी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रही है वो अच्छी क्वालिटी को की हो, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी खराब मटेरियल यूज़ ना किया गया हो। जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर हो रही हो, मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी की ड्रग मैन्युफैक्चर करी जा रही हो और जो भी मैन्युफैक्चरर हो वो ऑथराइज्ड हो, वो प्रॉपरली लाइसेंस्ड पर्सन हो। सिमिलरली जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो ड्रग को सेल कर रहा है, उसके पास भी प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, प्रॉपर उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए और वो ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, तभी वो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, सेल कर सकता है। उसके अलावा ये जो एक्ट है ये सेम प्रोविजंस देता है फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथिक के लिए। तो आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में एलोपैथी मेडिसिन भी हैं और ट्रेडिशनल ड्रग्स यानी कि होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन के लिए भी सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। एज वेल एज इस एक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है टू स्टेब्लिश द रेगुलेटरी बॉडीज सच एज ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। नाउ लेट डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। तो जो सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो आती है ड्रग की। व्हाट इज ड्रग? तो एग्जाम में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ड्रग, तो आपको एग्जैक्टली ये ही डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड आपको लिखनी है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में मेंशन है। तो इसके अकॉर्डिंग ड्रग क्या है? ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स एंड ऑल सब्सटेंसेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर और इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन द ह्यूमन बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट्स लाइक मस्किटोस। यानी कि जितनी भी मेडिसिन जो आप इंटरनली या एक्सटर्नली यूज कर रहे हो फॉर द डायग्नोसिस, किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए, उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, उस बीमारी से होने वाले जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए, उसको हम लोग मिटिगेशन बोलते हैं, या फिर बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए ह्यूमंस में एज वेल एज एनिमल्स में, तो वो सारे मेडिसिन क्या कहलाएंगे? वो ड्रग कहलाएंगे। इसी में वो सारे प्रिपरेशंस भी इंक्लूड किए जाते हैं जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं टू रिपेल इंसेक्ट लाइक मस्किटोज। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ओडोमॉस, हम लोग सब जानते हैं। सो ओडोमॉस में क्या प्रेजेंट होता है? ओडोमॉस में प्रेजेंट होता है डीट, दैट इज NN डाई इथाइल मेटाटोलियामाइड। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं जैसे ऑयल ऑफ लेमन यूकेलिप्टस, देन सिट्रोनेला ऑयल, लेवेंडर, पेपरमिंट, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। अलग अलग ब्रांड के अलग अलग सब्सटेंस आते हैं और अलग अलग मेडिसिन आती हैं टू रिपेल इंसेक्ट्स और मस्किटोज फ्रॉम द बॉडी। दूसरी डेफिनेशन क्या बताती है? सच सब्सटेंसेज अदर देन फूड इंटेंडेड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर और एनी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्मिन और इंसेक्ट विच कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स। वो सब्सटेंसेज, फूड को अगर छोड़ दिया जाए तो वो सारे सब्सटेंसेज जो कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और के फंक्शन को चेंज करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और बॉडी के अंदर से किसी भी इंसेक्ट को किल करती है, डिस्ट्रॉय करती है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाएगा? ऐसे सब्सटेंसेस को ही हम ड्रग बोलते हैं। सो हम लोग ड्रग बॉडी के अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर किसी न किसी तरीके का स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंज वो ड्रग करती है जिसकी वजह से जो भी हमारे होने वाले डिजीज़ है, परेशानियाँ हैं, वो परेशानियाँ दूर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेते हो तो हमारी बॉडी में जो भी ब्लड वेसल्स है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और एंटी कोलेस्ट्रॉल लेने के बाद वो क्या करता है कि जो ब्लड वेसल में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको वो मेल्ट कर देता है, यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ एंड फाइनली उसके फंक्शन में जो कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया था जिसकी वजह से परेशानी हो रही थी, जैसे बीपी वगैरह बढ़ रहा था, तो वो सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी? वो ओवरकम हो जाएंगी। सिमिलरली अगर आप एंटासिड लेते हो तो एंटासिड की वजह से क्या होता है? बॉडी के अंदर एसिडिटी में क्या होता है? बॉडी के अंदर जो एसिड का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से ब्लोटिंग वगैरह भी होने लगती है। तो एंटासिड जब लेते हैं तो एंटासिड क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो भी ब्लोटिंग हुई होती है वो ब्लोटिंग कम हो जाती है एंड फाइनली पर्सन को रिलीफ मिल जाता है। सो स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर जो सब्सटेंस चेंज करते हैं और रिलीफ दिलाते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को ही हम लोग ड्रग बोलते हैं।
इसके अलावा ऑल द सब्सटेंसेस इंटेंडेड फॉर यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ अ ड्रग, जो भी मेडिसिन को बनाने के लिए जो कंपोनेंट यूज करे जाते हैं वो भी ड्रग कहलाएंगे। जैसे कि कैप्सूल बनाने के लिए जो एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल यूज किया जाता है वो भी ड्रग की कैटेगरी में ही आएगा। इसके अलावा devices that intended for internal or external use in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of disease or disorder in human animals, यानी जो भी मेडिकल डिवाइसेज हैं जो डिजीज को डायग्नोज, ट्रीट, मिटिगेट और प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जा रहे हैं ह्यूमंस में और एनिमल्स में, वो भी ड्रग की कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जांपल आपके स्टेथोस्कोप हो गया जिससे कि डॉक्टर पता करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, देन आपका स्फेग्नोमैनोमीटर जिससे बीपी चेक किए जाते हैं, देन आपकी जो ईसीजी मशीन हो गई, ईईजी मशीन हो गई, ये सारे जितने भी मेडिकल डिवाइसेज हैं जो डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, ट्रीट, मिटिगेट और प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं वो सारे भी ड्रग ही कहलाएंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी के अकॉर्डिंग ड्रग को कैसे डिफाइन किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ड्रग इंक्लूड ऑल मेडिसिन इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज फॉर और इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल एंड मैन्युफैक्चर्ड एक्सक्लूसिवली इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मूला डिस्क्राइब इन द ऑथोरेटिव बुक्स। सो आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम के अकॉर्डिंग भी ड्रग वो सब्सटेंसेज जिसको इंटरनली एक्सटर्नली यूज किया जाता है डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए ह्यूमन में एज वेल एज एनिमल्स में। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो भी फॉर्मूला जो मेंशन है ऑलरेडी आयुर्वेदिक बुक में, सिद्धा बुक में एंड यूनानी बुक में, सो उन फॉर्मूलाज को लेकर के जो भी मेडिसिन बनाई जा रही हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम, वो ड्रग कहलाएगी। Now, what are cosmetics? Cosmetic means any article intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on or introduced into or otherwise applied to the human body or any part thereof for cleansing, beautifying, promoting or attractiveness or altering the appearance and includes any article intended for use as a component of a cosmetic। यानी cosmetic का क्या मतलब है कि कोई भी इस तरीके का सब्सटेंस जिसको कि बॉडी के ऊपर रब किया जा रहा है, पोर किया जा रहा है, स्प्रिंकल किया जा रहा है या स्प्रे किया जा रहा है, किस वजह से, बॉडी को क्लीन करने के लिए, उसको ब्यूटिफाई करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए, उसका अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, अपीयरेंस को इन्हांस करने के लिए। तो इस तरीके के जो भी आर्टिकल्स हैं और जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, वो कॉस्मेटिक कहलाते हैं। सो ड्रग वो सब्सटेंसेस जो डिजीज को डायग्नोज करे, ट्रीट करे, मिटिगेट करे, प्रिवेंट करे, वो ड्रग कहलाते हैं। और कॉस्मेटिक वो सब्सटेंसेस जो बॉडी के ऊपर रब किए जाए, पोर किए जाए, स्प्रिंकल किए जाए या स्प्रे किए जाए बॉडी को क्लीन करने के लिए, ब्यूटिफाई करने के लिए और उसके अपीयरेंस को इन्हांस करने के लिए, तो वो कॉस्मेटिक कहलाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स कुछ मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन से आपके जो सब्सटेंसेस है वो ड्रग के कैटेगरी में आते हैं और कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कॉस्मेटिक की कैटेगरी में आते हैं। तो ड्रग के कैटेगरी में सबसे पहले आपकी मेडिसिन आएंगी। देन जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा ऑलरेडी, मेडिकल डिवाइसेस, जो भी मेडिकल डिवाइसेस यूज होते हैं वो ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। देन एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल, ये ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। देन ऑल द ब्लड प्रोडक्ट्स, ये ड्रग की कैटेगरी में आएंगे। इंसेक्ट रिपेलेंट, जिनको हम बॉडी के ऊपर स्प्रे करते हैं या बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं। देन ऑल द वैक्सीन्स, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, सूचर्स, लिगेचर्स, एवरीथिंग। देन बैंडेजेस, कॉटन्स, ये सारी चीज़ें किसकी कैटेगरी में आएंगी, ड्रग की कैटेगरी में आएंगी। कॉस्मेटिक की कैटेगरी में क्रीम, लोशन, मॉइस्चराइजर, देन मेकअप प्रोडक्ट, टूथपेस्ट, हेयर कलर्स, परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स एंड शैम्पू। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेज हैं जो कि ड्रग एज वेल एज कॉस्मेटिक की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन प्रोटेक्टेंट, स्किन प्रोटेक्टेंट के अंदर जैसे जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है जो कि स्किन के ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है जिसकी वजह से जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है वो यूवी रेडिएशन बॉडी तक नहीं पहुंच पाती, पेनिट्रेट नहीं कर पाती है स्किन को। इसके अलावा इसमें ऐसे भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, स्किन को थोड़ा सा ग्लोरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ सनस्क्रीन में हेलोरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। देन उसके अलावा एंटी डैंड्रफ हो गया, माउथ वॉशेज हो गया। एंटी डैंड्रफ में भी जो कि सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि डैंड्रफ को रिमूव करता है और बिकॉज ये शैम्पू है तो हेयर को क्लीन भी कर रहा है, तो ये ड्रग और कॉस्मेटिक दोनों की कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली माउथ वॉशेस।
ओके, वन थिंग मोर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आने के बाद उसमें ना टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जिसको कि हम लोग अमेंडमेंट्स बोलते हैं। सो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हर बार दिख जाती है, कोई ना कोई लूप होल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें उस एक्ट में और उस रूल में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो एक्ट के भी अमेंडमेंट्स आते रहते हैं और रूल के भी अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आने वाला है 2025, उसके अकॉर्डिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में जो हम लोग मेडिकल डिवाइसेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, अब ये मेडिकल डिवाइसेस अलग कैटेगरी हो जाएगी। अभी तक अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट मेडिकल डिवाइसेस ड्रग की कैटेगरी में आते थे और कॉस्मेटिक अलग थे, लेकिन अब जो आएगा वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइसेस एक्ट होगा। Now the next definition is related to standards of quality. कोई भी ड्रग स्टैंडर्ड क्वालिटी की होगी when it is not adulterated, it is not spurious, it is not misbranded. So हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है spurious ड्रग क्या होती है, misbranded ड्रग क्या होती है एंड adulterated ड्रग क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे adulterated ड्रग की। ड्रग कब adulterated कहलाएगी, जब उसके अंदर किसी भी तरीके का फिल्दी, प्यूट्रिड या डिकम्पोज सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, जब उसकी प्रिपरेशन, पैकेजिंग या जो स्टोरेज है वो इनसैनिटरी कंडीशन में होगी, जिसकी वजह से उसके अंदर कंटामिनेशन आ सकता है एंड जो पर्सन है वो ले तो उसकी हेल्थ को इंजूरियस हो सकता है, उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो ड्रग क्या कहलाएगी, एडल्ट्रेटेड कहलाएगी। अगर कंटेनर के अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि पॉइजनस है या डिलीटीरियस है, जिसकी वजह से हेल्थ हैजार्ड हो सकता है, तो वो ड्रग एडल्ट्रेटेड कहलाएगी। अगर ड्रग के अंदर कोई भी ऐसा कलर प्रेजेंट है जो एक्चुअल उसके लेबल पे प्रिस्क्राइब नहीं है, तो वो भी ड्रग एडल्ट्रेटेड कहलाएगी। अगर उसके अंदर कोई भी हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि हेल्थ के लिए इंजीरियस हो सकता है, तो वो एडल्ट्रेटेड कहलाएगी। अगर उसके अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको मिलावट बोलते हैं, हिंदी में मिलावट की गई है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी या उसके स्ट्रेंथ में कमी हो सकती है, तो वो ड्रग एडल्ट्रेटेड कहलाएगी। जैसे कि ब्लैक पेपर आप खरीदते हो तो ब्लैक पेपर में बहुत बार जो पपीते के जो बीज होते हैं ना, वो बिल्कुल ब्लैक पेपर की तरह ही दिखते हैं। अगर उनको सुखा दिया जाए तो उसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है। देन जो मिर्च पाउडर होता है, रेड चिली पाउडर होता है, उसके अंदर ब्रिक पाउडर मिला दिया जाता है। सो इस तरीके की अगर मिलावट वाली ड्रग होती है तो वो क्या कहलाती है, एडल्ट्रेटेड ड्रग कहलाती है। Then the next thing is spurious. Drug spurious कब कहलाएगी, when it is imported under a name that belong to another company. यानी कि अगर कोई भी फर्जी कंपनी ड्रग को इंपोर्ट करती है किसी दूसरे कंपनी के नाम से, तो वो ड्रग क्या कहलाएगी, स्प्यूरियस कहलाएगी। और कब ड्रग इम्प्यूरियस कहलाएगी, व्हेन इट इज़ एन इमिटेशन और ऑफ और अ सब्सटीट्यूट फॉर अनदर ड्रग। अगर वो किसी ड्रग की कॉपी हुई, ओरिजिनल नहीं हुआ, कॉपी हुई, तो वो ड्रग क्या कहलाएगी, स्प्यूरियस कहलाएगी। जब ड्रग में के जो लेबल के ऊपर जो मैन्युफैक्चरर का नाम हो, वो मैन्युफैक्चरर एक्चुअल में एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो वो ड्रग क्या कहलाएगी, स्प्यूरियस कहलाएगी। उसके अंदर अगर कोई भी दूसरा ड्रग प्रेजेंट है, एक्चुअल में उन्होंने मेंशन किया है कि ये ड्रग के अंदर पैरासीटामॉल है, लेकिन पैरासीटामॉल की जगह उन्होंने टेल्कम पाउडर भर करके ड्रग बना दी है, तो वो ड्रग क्या कहलाएगी, स्प्यूरियस ड्रग कहलाएगी। एक्चुअल में जो ड्रग को मैन्युफैक्चर किया गया है, वो प्रोडक्ट उस मैन्युफैक्चरर का ना हो करके किसी और कोई और ही प्रोडक्ट हो, तो वो ड्रग क्या कहलाएगी, वो ड्रग स्प्यूरियस कहलाएगी। ड्रग को मिसब्रांडेड कब कहा जाएगा, व्हेन इट इज कलर्ड, कोटेड, पाउडर और पॉलिश्ड दैट डैमेज it concealed or if it is made to appear of better or greater therapeutic value then it is really। अगर उसको इस तरीके से उसको कलर कर दिया जाए, कोटिंग कर दिया जाए और पॉलिश कर दिया जाए कि वो बहुत सुंदर दिखे, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी थेरेपेटिक वैल्यू है, जो उसका असर है, वो बिल्कुल भी ना दिखे, तो इस तरीके की ड्रग को मिस ब्रांडेड ड्रग बोला जाएगा। इफ़ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, जो भी क्या बोलते फार्माकोपिया में जो भी मेंशन है गाइडलाइन की लेबल के अंदर ये चीज़ें कंटेन होनी चाहिए, अगर वो लेबल प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं है तो वो ड्रग मिस ब्रांडेड कहलाएगी। अगर ड्रग किसी भी तरीके का कोई भी फॉल्स क्लेम करती है, जैसे कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि बोलती हैं कि एक हफ्ते के अंदर ये बीमारी को क्योर कर दिया जाएगा, तो ये इस तरीके के फॉल्स क्लेम करने वाले जो भी ब्रांड होते हैं वो मिस ब्रांडेड, वो ऐसी ड्रग को जिनको फॉल्स क्लेम किया जाता है, ऐसी ड्रग को ही हम लोग मिस ब्रांडेड ड्रग बोलते हैं। Then if you have to define manufacturer, how would you define? Manufacturer
is any process or part of a process for making, altering, ornamenting, finishing, packaging, labeling, breaking up or otherwise treating or adopting any drug or cosmetic with a view to its sale or distribution, but does not include the compounding or dispensing of any drug or the packaging of any drug or cosmetic in the ordinary course of retail business। यानी मैन्युफैक्चरिंग कब होगा, जब दवाई को हम बनाते हैं, उसके अंदर किसी भी तरीके के चेंजेस करते हैं, यानी इंग्रेडिएंट कम ज़्यादा करते हैं, उसको ऑर्नामेंट करते हैं, उसकी फिनिशिंग करते हैं, तो वो उस प्रोसेस को क्या किया जाएगा, कहा कहते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग नहीं आएगी और पैकेजिंग नहीं आएगा। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पोर्ट? इम्पोर्ट मीन्स टू ब्रिंग ड्रग इनटू इंडिया। अब किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में ड्रग को लेकर के आने को के प्रोसेस को ही हम लोग इम्पोर्ट बोलते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या होती हैं? Medicine, a drug which is remedy or prescription presented in a form ready for internal or external administration of human being or animal, and which is not included in the edition of the Indian Pharmacopoeia for the time being or any other pharmacopoeia authorized in this behalf by the central government after consultating with the drug technical advisory body। यानी कि कोई भी इस तरीके की ड्रग जो कि कोई पर्सन न्यूली डिस्कवर करता है, न्यूली डिज़ाइन करता है, जो कि कहीं भी किसी भी फार्माकोपिया में मेंशन नहीं है, तो इस तरीके की ड्रग को ही हम लोग पेटेंट और या प्रोप्राइटरी मेडिसिन बोलते हैं। यानी कि जो भी ड्रग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल के अलग अलग ब्रांड्स हैं, जैसे कि डोलो है, कालपोल है, ये सारे ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए जा रहे हैं वो ऑलरेडी मेंशन्ड है, कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी यूज है। बट किसी पर्सन ने अगर किसी ड्रग को लेकर के एक नया फॉर्मूला रेडी किया है, नई तरीके की कोई डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करी है, तो वो अपने नाम पे पेटेंट करा सकता है। यानी कि वो जो भी फॉर्मुलेशन, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है या उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट मेंशन है वो कहीं भी किसी भी फार्माकोपिया में मेंशन नहीं है। तो इस तरीके की जो ड्रग होती हैं उनको हम लोग पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन कहते हैं। अगर यही पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन अगर हम लोग ट्रेडिशनली ड्रग में बात करें, जैसे कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी सिस्टम में, तो उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? और फॉर्मुलेशंस कंटेनिंग ओनली सच इंग्रेडिएंट मेंशन इन द फॉर्मूला डिस्क्राइब इन द ऑथोरेटिव बुक्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, बट डू नॉट इंक्लूड अ मेडिसिन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय पेरेंटल रूट एंड ऑल्सो अ फॉर्मुलेशन इंक्लूडेड इन द ऑथोरेटिव बुक्स। यानी कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी बुक्स में जो भी फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूला को यूज करके कोई भी नई अगर फॉर्मुलेशन तैयार करी जा रही है, लेकिन वो पेरेंटल रूट से नहीं है, तभी वो पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन कहलाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है गवर्नमेंट एनालिस्ट की। गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होते हैं? एनालिस्ट अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 33F एंड अंडर सेक्शन 20, जिनका क्या काम होता है? टेस्ट सैंपल्स को एनालाइज करना और जो भी उनकी जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट को फर्दर गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना। तो ऐसे पर्सन गवर्नमेंट एनालिस्ट कहलाते हैं। उनको अपॉइंट किया जाता है अगर वो अपॉइंटेड है अंडर सेक्शन 33F, तो यानी कि वो जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होंगे वो होंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनालिसिस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। यानी कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी जो भी मेडिसिन होंगी उनकी एनालिसिस करेंगे। जबकि अगर उस एनालिस्ट को, उस पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है अंडर सेक्शन 20, तो दैट एनालिस्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनालिसिस ऑफ एलोपैथिक ड्रग्स। ठीक है, एनालिस्ट का मेन काम क्या है? एनालिसिस करना और टेस्ट सैंपल्स को, जो भी ड्रग और कॉस्मेटिक इनके सैंपल्स उसको उसके पास भेजे जा रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करता है, वहाँ से वो टेस्ट सैंपल लेता है, वो ड्रग एनालिस्ट को देता है, ड्रग एनालिस्ट उसकी एनालिसिस करता है, उसकी टेस्टिंग करता है, जो भी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट फर्दर वो जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट को वो पब्लिश करता है, उनको फॉरवर्ड करता है। और जो भी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के बेसिस पे अगर जो सैंपल भेजा गया है वो सैंपल अगर अच्छा है, पूरी तरीके से सही है, तो जो भी मैन्युफैक्चरर है या जिसने भी सेल किया है उसको वो आगे परमिशन मिल जाती है फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या सेलिंग करने के लिए। बट अगर उसमें किसी भी तरीके की कोई इशू है तो गवर्नमेंट उसको, उस ड्रग को, पर्टिकुलर ड्रग और कॉस्मेटिक को बैन भी कर सकती है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर क्या होते हैं? ड्रग इंस्पेक्टर वो पर्सन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 33G एंड अंडर सेक्शन 20। सेम यहाँ पर अगर अंडर सेक्शन 33G अपॉइंट किया जा रहा है तो वो इंस्पेक्टर आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन को इंस्पेक्ट करेगा, और अगर उसको अंडर सेक्शन 21 अपॉइंट किया जा रहा है तो वो एलोपैथिक मेडिसिन को इंस्पेक्ट करेगा। ड्रग इंस्पेक्टर का क्या काम होता है?
प्रीमाइसेस को इंस्पेक्ट करना जहाँ पर ड्रग और कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ऐसी जगहों पे इंस्पेक्शन करना जहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सोल्ड किए जा रहे हैं, स्टॉक किए जा रहे हैं, यानी उनको रखा जा रहा है या फिर उनको सेल किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। उसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर का और क्या काम होता है? ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है सैंपल लेना ड्रग और कॉस्मेटिक के, जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जहाँ पे वो सेल किया जा रहा है, जहाँ पे उसको स्टॉक किया जा रहा है, और उस सैंपल को वो फर्दर किसको ट्रांसफ़र करेगा? वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को ट्रांसफ़र करेगा, और जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है वो उसकी टेस्टिंग करके आगे वो गवर्नमेंट को पास करेगा। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं शेड्यूल्स टू द एक्ट। जैसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है और रूल है उनमें कुछ शेड्यूल्स प्रेजेंट है। शेड्यूल्स का मतलब होता है लिस्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग शेड्यूल्स की बात करते हैं वो एक्ट के शेड्यूल की बात करते हैं। तो जो एक्ट है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, उसमें 2 शेड्यूल हैं, शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकेंड। So जो फर्स्ट शेड्यूल है इज ऑल अबाउट द लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी बुक। जितने भी बुक्स प्रेजेंट हैं सिद्धा में, यूनानी में और आयुर्वेदिक में, वो सारी बुक्स की जो लिस्टिंग है वो आपको कहाँ पे मिलेगी? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट में मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हुए हैं आयुर्वेदिक बुक के, सिद्धा बुक्स के एंड यूनानी बुक के। सेकेंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट क्या कहता है? ये बताता है regarding the standards to be compiled with by imported drugs and by drug manufactured for sale, sold, stock or exhibited for sale or distribution। यानी कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए ड्रग को अगर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है या फिर स्टॉक करके रखा जा रहा है, तो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। ये सारे स्टैंडर्ड्स की लिस्ट कहाँ पर दी हुई है? ये सारे स्टैंडर्ड्स की लिस्ट मिलेगी आपको एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में। फॉर एग्जाम्पल, पेटेंट ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन अदर देन होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सेल करना है, स्टॉक करना है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्या दिया गया है? उसके लिए स्टैंडर्ड दिया है कि जो भी आपका कंटेनर है उस कंटेनर में प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से क्लियरली मेंशन होने चाहिए, और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाना चाहिए। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ उसमें मेंशन नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल है जैसे कि जो ड्रग है, ड्रग इंक्लूडिंग इन द होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, इनकी अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सेल करना है, स्टॉक करना है, तो इसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए? इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए उसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, जो भी होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में मेंशन है उसमें उसको देख करके ही फॉलो करना चाहिए। जो भी प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स मैच होने चाहिए। तो इस तरीके के जो भी स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं वो कहाँ पे मेंशन है आपके? वो सेकेंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट में मेंशन है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल्स टू द रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अराउंड 25, क्योंकि शेड्यूल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में सिर्फ 2 शेड्यूल प्रेजेंट हैं, बट ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल में जो शेड्यूल्स हैं वो अराउंड 25 रूल्स हैं। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसी के रिगार्डिंग होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए।